हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान और विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसे हम फांसीवाद के नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फांसीवाद का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसका विकास कैसे हुआ, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1918 में समाप्त हुआ, इसके बाद यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन हुए, जिसको फांसीवाद का नाम दिया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य तानाशाही राज्य की स्थापना करना था। इसके शासकों को पूंजीपतियों का समर्थन प्राप्त था, मतलब जो इसके शासक थे उनको वहां के अमीर लोगों का पूरा पूरा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि शासकों ने उनको समाजवाद के खतरे से बचाने का वादा किया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फांसीवाद का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आपने बेनितो मुसेलिनी का नाम सुना होगा, जो कि इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। यह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति था। तो मुसेलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही राजनीति को फांसीवाद के रूप में देखा जा सकता है। फांसीवाद शब्द फैसिज्म का हिंदी अर्थ है। फेसिज्म शब्द इटालियन भाषा के फेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का गट्ठर एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद एक सिद्धांत के रूप में बहुत कम तथा शासन के व्यवहारिक रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब कि फांसीवाद लोगों के अंदर पहले आया, उसके बाद इसने सिद्धांतों का रूप धारण कर लिया। शुरुआत में ये तत्कालीन समय और परिस्थितियों की मांग की वजह से पैदा हुआ और जरूरतों के हिसाब से इसमें कई तरीके के विचारों को और ऐड भी कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि यानी फांसीवाद कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको फांसीवाद का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बताता हूँ। इटली में फांसीवाद के आंदोलन की शुरुआत 1919 में हो चुकी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का समय था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से इटली ने भाग लिया था, लेकिन इटली को उसका उचित लाभ नहीं मिल सका, जबकि इटली को आर्थिक रूप से इससे बहुत ज्यादा नुकसान ही हुआ था। तो इस प्रक्रिया से पूरे देश में, विशेषकर सैनिकों में, प्रतिक्रिया का माहौल था। देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मतलब इतनी लड़ाई हुई तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी थी देश की। तो इस समय सरकार अप्रभावी और कमजोर हो गई थी। कोई शासन के लिए, आर्थिक स्थितियों के लिए ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा था। ऐसे में जो नेता थे मुसेलिनी, इन्होंने क्या किया, फांसीवाद की घोषणा कर दी। मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन था ये मुसेलिनी। मुसेलिनी ने एक सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि फांसीवाद जो है वो मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है और राज्य सत्ता की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करता है। मतलब इस सम्मेलन में मुसेलिनी ने बताया कि जो भी फांसीवाद अपनाएगा उसको मार्क्सवाद, उदारवाद, इन सब चीजों की, स्वतंत्रता की, इन चीजों की खुली दुश्मनी करनी पड़ेगी और एक कट्टर उग्र राष्ट्रवाद बनाना पड़ेगा अपने देश में, तभी हम विकास कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं और मैं आपको फांसीवाद की प्रतिक्रिया के बारे में बताता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप फांसीवाद आंदोलन बहुत तेजी से होने लगे। तो संसदीय प्रणाली में बहुत सारी कमियां आ चुकी थी, जैसे नशाखोरी, मजदूरों द्वारा छोटी छोटी बात पर हड़ताल। इसके अलावा जो पूंजीपति लोग थे उनके सामने भी ये डर आ गया था कि उनके सामने ये डर था कि ये लोग हमारे खिलाफ भी हड़ताल न कर दे, हमसे सारा पैसा छीन न ले। तो मुसेलिनी के नेतृत्व में 1919 में यहाँ मतलब इटली के अंदर फांसीवाद शुरू हो गया और मुसेलिनी ने 1922 में रोम की तरफ जाकर उस पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से मुसेलिनी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इसके बाद मुसेलिनी ने खुले तौर पर अधिनायकवाद की भूमिका को अपना लिया और 1926 में इटली में पूर्ण रूप से अधिनायकवाद, तानाशाही की स्थापना हो गई। इसके साथ साथ मुसेलिनी ने इटली की संसद को भी भंग कर दिया और इटली पूरी तरह से तानाशाह देश बन चुका था। आगे चलते हैं और मैं आपको फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत और कुछ विशेषताएं बताता हूं। तो फांसीवाद का सबसे पहला सिद्धांत है कि फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है
जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। मतलब इसमें कोई निश्चित चीजें नहीं है, ये अपने आप स्वरूप अपना बदलता रहता है। मुसेलिनी खुद ही कहता था कि हम कारण में विश्वास करते हैं, बातों में नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फांसीवाद मूल रूप से एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव होता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। राष्ट्र सर्वोच्च होता है और राष्ट्र के हित में इसके सम्मुख सभी कोशिश इसके बाद आती हैं, और ये लोग राष्ट्र को प्रधानता देते हैं। चाहे राष्ट्र का विकास करने के लिए इनको लोगों पर आक्रमण करना, चाहे सब चीज भंग करनी पड़ जाए, ये उग्र चीजों में विश्वास करते हैं, ना कि शांति में। फांसीवाद का तीसरा सिद्धांत था कि फांसीवाद सर्वाधिकारवाद या राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करता है। मतलब फांसीवाद राज्य पे ही संपूर्ण सत्ता होनी चाहिए, इसका समर्थन करता है। राज्य के ऊपर कोई कुछ भी नहीं समझता, मतलब राज्य के ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं है, यानी कि राज्य शक्ति, अनुशासन तथा व्यवस्था का प्रतीक होता है। इसकी अगली विशेषता है कि फांसीवाद स्वतंत्रता तथा उदारवादी का विरोधी होता है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास करते हैं। फांसीवाद के अनुसार राज्य के हित के लिए व्यक्ति के हित को भी त्यागा जा सकता है। तो जैसा आपने जाना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी जिसके कारण फांसीवाद का जन्म हुआ। फांसीवाद के कारण यूरोपीय देशों में कई तरह की तानाशाही प्रवृत्तियां आई, जिसका उद्गम स्थान इटली रहा। तो फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवाद और अन्य सभी प्रकार के विरोधियों के दमन में अटल विश्वास रखता था। मतलब ये उग्री तरह के चीजों को ही हमेशा समर्थन करते थे। इटली के बाद फांसीवाद की प्रक्रिया को जर्मनी ने भी स्वीकार किया, जिसके कारण नाजीवाद का जन्म हुआ। इसके अलावा कई विद्वानों के अनुसार फांसीवाद को मृत्यु का एक दर्शन भी माना जाता है, क्योंकि फांसीवाद विचारधारा के अनुसार दूसरों को मारकर या दबाकर जीवन व्यतीत करने में विश्वास किया जाता है। तो मतलब आप फांसीवाद का ये बहुत अच्छा एक अर्थ समझ सकते हैं कि इसके अंदर दूसरों को मारकर या दबाकर जीवन व्यतीत करने में विश्वास किया जाता है। केवल इतना ही नहीं है, फांसीवाद को साम्यवाद के विरोधी तत्व के रूप में भी देखा जा सकता है। साम्यवाद के अंतर्गत जीवन के आदर्शों पर विचार किया जाता है, परंतु फांसीवाद में जीवन के आदर्शों पर विचार ना करके केवल स्वयं को ही महान दिखाया जाता है। तो वर्तमान समय में फांसीवाद एक फ्रिज आंदोलन के रूप में मौजूद है, जिसके कारण कई देशों में आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको नाजीवाद के बारे में बताऊंगा, जो कि कुछ फांसीवाद से ही मिलता जुलता है और जिसकी शुरुआत एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। आज की इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी।